बच्चे मिशन इंस्टीट्यूट में प्रयागराज में आप लोगों का स्वागत है। और ये साइंस से संबंधित जो आगे बातें किए थे उससे आगे मैं कर रहा हूँ और आपको बता रहे थे पॉल्यूशन और इस पॉल्यूशन से संबंधित आपको बताए वायु प्रदूषण बताए थे। अब दूसरा आपको बताना है जल प्रदूषण। वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण क्या है? जल किसी भी जीव के लिए एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसको स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। और स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी इतने प्राणी हैं लेकिन इन प्राणियों की नहीं है। स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। और जल प्रदूषित जब होता है तो इसमें जीव जंतु के साथ मनुष्य जातियां भी प्रभावित होती हैं। ये प्रदूषण का मतलब केवल मनुष्य के लिए नहीं है। ये प्रदूषण का मतलब व्यापक रूप में है, सभी जीवों से संबंधित है। अगर कोई जल में जीव रह रहा है या नभ में रह रहा है या स्थल भाग पर ही रह रहा है और किसी कारण से उसकी जातियां नष्ट हो जा रही हैं तो वो भी एक प्रकार का प्रदूषण है। तो ये जो प्रदूषण की बात जो जल प्रदूषण की है वो अधिकतर मानव जाति को लेकर के हमें चर्चा करनी है। जीवों का तो है लेकिन इसकी चर्चा मानव जाति को लेकर के अधिक करना है क्योंकि ये परीक्षा की ओर रहता है। जल प्रदूषण नदियों में बहाए गए कूड़े कचड़े और वाहित मल के कारण होता है। जल प्रदूषण नदियों में बहाए गए कूड़े कचड़े और वाहित मल के कारण होता है। जल प्रदूषण ये थोड़े है कि कोई गांव में गड्ढा खोद लिए, कोई पोखरे की खुदाई करवा लिए, कोई आप जलाशय बना लिए, समुद्र हो गया, इनसे कम है। जल प्रदूषण की बात अधिकतर नदियों से है। इसमें भी कारण है। जितने भी बड़े शहर आप देखते हैं सभी शहर किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ है। जितनी बड़ी बड़ी अच्छी विदेशी भी शहर हैं सब नदियों के किनारे बसे हुए हैं। और उसमें कारण ये था कि पहले प्राचीन समय में ये परिवहन का साधन नदियां ही थी, नाव थी। उसी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग पहुंचने का प्रयास करते थे। जंगल था, वन था, जंगली जानवर थे, कोई साधन नहीं था। डायरेक्ट चलना
मुसीबत थी, खतरा था। जानवर थे, मार डालते थे जंगली जानवर। तो बहुत सिस्टम से आदमी का अस्तित्व बचा है। तो नदियों के किनारे जगह जगह से जहाँ साधन मिला, अच्छा जगह मिला, वहाँ पर कुछ बस्तियाँ बनाई गईं। और जब बस्तियाँ बनाई गई तो नदी के किनारे ही तो बनेगी बस्तियाँ, दूर तो जाएगा नहीं आदमी। कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये साधन था, जल साधन, जल का माध्यम था साधन नदियों का आने जाने का। तो जितनी बड़ी महाशहर हैं, जितने महानगर हैं, ये सब नदियों के किनारे बसे हैं। और शहरों द्वारा जो कूड़े कचरे निकलते हैं वो नदियों में आते हैं, नदियों का पानी यूज करते हैं, नदी की सारी चीज़ें गतिविधियों में हम शामिल हैं। इसलिए अधिकतर ये कहा जाता है कि जल प्रदूषण नदियों में बहाए गए कूड़े कचरे और वाहित मल के कारण होता है। जल प्रदूषण के कारण पीलिया, पेचिस, डायरिया, हैजा, टाइफाइड, ये सब बीमारियां होने लगती हैं। ये सब बीमारियां होने लगती हैं यदि जल में फ्लोराइड की अधिकता देखी जाती है, आर्सेनिक की अधिकता देखी जाती है। जल में फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है ज़्यादा, तो जल में फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। जल में फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिसमें दांत और हड्डियों को नुकसान पहुंचता है, उनकी परत नष्ट हो जाती और दांत और हड्डियां कमजोर होने लगती। इसी प्रकार जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फूट रोग हो जाता है। ब्लैक फूट रोग हो जाता है, जिसमें फेफड़े में कैंसर होने लगता है, कैंसर होने लगता है। इसी प्रकार किसी किसी स्थानों पर जल में, किसी किसी स्थानों पर जल में नाइट्रेट की अधिकता मिलती है, नाइट्रेट की। और जल में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में एक रोग होता है जिसको कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम का रोग। बच्चों में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चे के शरीर में जल में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम का रोग हो जाता है। इस रोग में बच्चे की श्वसन क्रिया कमजोर पड़ने से उनकी शरीर नीली पड़ जाती है, ब्लू पड़ जाती है और बच्चों की मृत्यु हो जाती है। जल प्रदूषण से संबंधित
एक और प्रकरण है और जल प्रदूषण से संबंधित एक रोग होता है, उसका नाम है मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा रोग यह एक रोग है, जो जल प्रदूषण से संबंधित। इस मिनीमाटा रोग का कारण एचजी या पारा है। यह एक घटना है। 1953 में जापान के मछुआरों को यह रोग हो गया था और इसमें ब्रेन हेमरेज और लकवे के कारण, पैरालिसिस के कारण कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई थी। और यह जल प्रदूषण का जीता जगता उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये तो ये जो है, ये मिनीमाटा, ये जापान का एक क्षेत्र है, एक जगह है, वहीं पर हुआ था ये रोग। अब ये रोग मछुआरों को जापान और चाइना, ये मछली उछली पकड़ने बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं मछली पकड़ने का। तो जापान के मछुआरों ने जो मछलियाँ पकड़ी, वो समुद्र में पारा था। समुद्र में पारा नहीं रहता है, लेकिन कहीं से आ गया होगा। समुद्र में तो कुछ नहीं रहता है, बहुत कुछ रहता है। तो वो जो है समुद्र में, पानी में ये पारा कहीं से आ गया और उस पारा को मछलियों ने खा लिया। अब मछलियों को जब मछुआरों ने खाया, मछुआरों का नाम नहीं, और लोग भी खाए होंगे, वो खाए तो पारा जो है ये आदमी के शरीर में चला गया। ये जो पारा जो होता है, जब आदमी के ब्लड में जाता है तो ये बहुत बड़ा हानिकारक है। नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है ये, और नर्वस सिस्टम पर अटैक किया। और पारा इसलिए नुकसानदेह हो गया कि ये पारा जो होता है, आपको बताए थे, यह एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। इस पारा का हर एक ट्रॉफिक लेवल पर, खाद्य श्रृंखलाओं में इसका बायो मैग्निफिकेशन होता है और ये नष्ट नहीं होता है। और बायो मैग्निफिकेशन के कारण हर एक ट्रॉफिक लेवल पर ऊपर चलता चला जाता है, पोषण स्तर में, और सबको प्रभावित कर देता है ये। तो यह एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर बायो मैग्निफिकेशन द्वारा जाकर हानि पहुंचा देता है ये। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं, उनसे हमें बचने की आवश्यकता है। अब आपको आते हैं वाटर पॉल्यूशन के बाद आते हैं तीसरे नंबर, ये साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ये है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण ध्वनि
ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? ध्वनि प्रदूषण शोर से होता है, चाहे किसी भी प्रकार का शोर हो, बाजा हो, जनरेटर हो, रेल हो, वाहन की आवाज़ हो, बाजारों का शोर हो, तेज आवाज़ हो कहीं का, ये सबसे होता है ध्वनि प्रदूषण। और ध्वनि प्रदूषण को ऑडियोमीटर से ज्ञात किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर से बताया जाता है और इसको डेसीबेल में ज्ञात किया जाता है। ये तो ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर से मापा जाता है और इसको डेसीबेल में ज्ञात किया जाता है। इसको डेसीबेल ही आपके एग्जाम में पूछता है, कौन आवाज़ कितने डेसीबेल की है। तो इसके लिए कई मत हैं, लेकिन जो मत अधिकतर मान्य हैं वही हम आपको बताएंगे। एक रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे समय आगे आएंगे जिसमें ध्वनि प्रदूषण सबसे खतरनाक होगा और यह ध्वनि प्रदूषण धीरे धीरे अब कुछ उस स्थिति में आने लायक दिख रहा है। तो हमको इससे बचने की ज़रूरत है। ध्वनि प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण की मापक इकाई को, तीव्रता की मापक इकाई को डेसीबेल कहते हैं। कुछ आवाज़ इस प्रकार हैं, देखिए। कान द्वारा ध्वनि सुनने की जो शुरुआत है वह 0 dB से हो जाती है शुरू, 0 dB से। कान द्वारा ध्वनि सुनने की शुरुआत 0 dB से हो जाता है, 0 dB से। अत्यंत मंद आवाज, 2-4 आदमी खड़े हैं तो 2 आदमी एक आदमी को पकड़ लेते हैं और थोड़ा सा बगल में ले लेते हैं और धीरे धीरे बातचीत करते हैं। वही 2 लोग सुनते हैं, बगल में और लोग खड़े रहते हैं, उनको कम सुनाई देता है। यानी जिनको सुनने में परेशानी हो, ये अत्यंत मंद आवाज़ 5 dB से लेकर 20 dB के बीच में लगभग होती है, मानी जाती है। ये अत्यंत मंद आवाज़ है। और जो साधारण बातचीत आवाज़ है, साधारण बातचीत, तो साधारण बातचीत जो आवाज़ है वो आवाज़ हम लोग लगभग 25 से ऊपर की आवाज़ में और 60 डेसीबेल की आवाज़ में लगभग हम लोग साधारण बातचीत में करते हैं। जो सबसे अच्छी आवाज़ साधारण बातचीत में मानी जाती है, जिसको न तो सुनने में परेशानी हो और न तो बोलने में परेशानी हो, सबसे अच्छी जो आवाज़ है वह 39 से लेकर 45 डेसीबेल में आती है। ये सबसे अच्छी आवाज़ में आती है। ये बातचीत में ही आती हैं। 39 से लेकर 45
डेसीबल की आवाज़ जो होती है यह सबसे अच्छी आवाज़ में आती। एक आवाज़ होती है जो साधारण तेज होती है, साधारण तेज होती है आवाज़। और वह आवाज़ जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, 10-20 100-200 लड़के हैं, 500 हैं, तो उसमें तो माइक लग जाता है। लेकिन 100-150 लड़के रहते हैं, 100 लड़के रहते हैं, तो हम लोग थोड़ा जोर लगा कर बोलते हैं। जैसे कोई सभा है तो उसमें भाषण देना है, तो उसमें भी थोड़ा जोर लगा कर बोलना पड़ता है। और जोर लगा करके जो आवाज़ बोलते हैं, भाषण देना, पढ़ाने वाला क्लास लेना, ये जोर लगा करके, साधारण बातचीत नहीं की जाती है क्लास में, बल्कि एक जोर लगा करके बोलने का प्रोग्राम होता है उसमें। तो यह जो आवाज़ आती है आपकी, वह 65 से 75 dB के बीच आती है। तो साधारण तेज आवाज़ जो होती है वह 65 से लेकर 75 dB के बीच आती है ये। यदि यह आवाज़ साधारण तेज आवाज़ भी, भाषण है या बहुत तेज कोई टीचर बोलता है, पढ़ाते हैं टीचर बहुत तेज आवाज़ में, अगर 80 dB से अधिक जाती है, 80 dB से अधिक अगर आवाज़ जाती है ये, तो ये वैज्ञानिक मत के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है ये। 80 dB से अधिक की आवाज़ ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है ये। एक होती है आवाज़, वह आवाज़ तीव्र कष्टदायी कहलाती है। और तीव्र कष्टदायी आवाज़ में आवाज़ को लंबा समय तक सुनेंगे, यदि आप सुनने की कोशिश करेंगे तो घबराहट जैसे उत्पन्न होगा। जैसे बाजा है, जनरेटर है, रेल का इंजन है, सीटी हॉर्न जो दिया जाता है, हॉर्न, सीटी, ये सबकी आवाज़ जो है तीव्र कष्टदायी है। जैसे कोई वाहन चल रहे हैं, चौराहों की आवाज़, बहुत बाजार घनी है और उसमें बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं, वो आवाज़, ये सब तीव्र कष्टदायी आवाज़ होती है। और यह आवाज़ को वैज्ञानिक मत के अनुसार 100 से लेकर 120 dB तक की आवाज़ मानी गई है। यह आवाज़ 100 से लेकर 120 dB तक मानी जाती है। ये कान की एक क्षमता होती है। कोई भी तीव्र आवाज़ आ रही है, साउंड आ रहा है, तो कान की एक क्षमता होती है। और यह कान को सुनने की जो क्षमता है वह 100 से लेकर नहीं, ये कान को सुनने की अंतिम जो क्षमता है वह 130 dB तक है। 130 dB तक कान द्वारा ध्वनि सुनने की अंतिम क्षमता 130 dB तक है। इसके बाद कान खराब हो सकता है, इसके बाद अगर कोई आवाज़ आती है तो। लेकिन अभी बहुत चीज़ें हैं, बहुत जगहें हैं, उसमें ये आवाज़ 130 dB से भी ऊपर है। जैसे सायरन की आवाज़ है, समुद्रों में जहाज़ों को सिग्नल देने के लिए सायरन बजाया जाता है
तो जैसे सायरन की आवाज़ है, मिसाइल जो छोड़ी जाती है मिसाइल की आवाज़ है, ये सब जितनी आवाज़ें हैं ये 150 dB से ऊपर ये है। ये और 150 dB से अधिक की आवाज़ जितनी साउंड है वो जो है यह कान सहित ब्रेन को हानि पहुंचाने लगती हैं। और एक तरीके से इसको पागलपन की आवाज़ भी लोग कहते हैं, ये जो कान सहित ब्रेन को प्रभावित करने लगती है आवाज़। तो इस तरह से जितने ये साउंड और डेसिबल की मैंने बात किया, यह विभिन्न वैज्ञानिक मतों के अनुसार ये निर्धारित आवाज़ है और इन आवाज़ का जो निर्धारित रूप है वो मैंने आपको सब बताए। तो बच्चे ये आपको बता दिए ये साउंड पॉल्यूशन, और आगे के क्लास आपको बताया जाएगा। ये आपको कैसा लगा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ बच्चे जय हिंद, जय हिंद।